वेलकम टू भाई की भलाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। तो आखिरकार 10th में आ ही गए तुम लोग। जिसे देखो वो तुम्हें यही बताता रहता है कि इस साल बोर्ड्स हैं। तो मेरी तरफ से तो यही एडवाइस है कि डेली 2 या 3 घंटे सेल्फ स्टडी कर लो, पक्का बोर्ड्स में टॉप मार दोगे। लेकिन डेली करना पड़ेगा, और 2-3 घंटे तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। अब बाकी तुम लोगों की मर्जी है, फ्री की एडवाइस है, लेना है तो लो वरना जाने दो। तो चलो अब 1 साल और तुम्हारे साथ काटना पड़ेगा। इसी बात पे इको का पहला चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है डेवलपमेंट यानी विकास। तो डेवलपमेंट का मतलब है किसी चीज का पहले से बेहतर होना। तो हर किसी के लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं। जैसे एक लड़की चाहती है कि उसे भी सोसाइटी में इक्वली ट्रीट किया जाए। एक मजदूर के लिए डेवलपमेंट होगा कि उसे एक दिन के थोड़े से और ज्यादा रुपए मिले। एक गरीब बच्चे के लिए डेवलपमेंट होगा कि वो फैक्ट्री की जगह स्कूल में जाए। तुम्हारे लिए डेवलपमेंट होगा कि इस साल बोर्ड्स का पेपर इजी आ जाए और साथ में ग्रेस मार्किंग भी हो जाए। बस फिर तो कहना ही क्या। और मेरे लिए डेवलपमेंट होगा कि जो बालक बिना सब्सक्राइब किए मेरी वीडियो देखते रहते हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और किसी दिन मेरे घर पे एक गोल्डन बटन डिलीवर हो जिस पे बड़ा बड़ा लिखा हो भाई की पढ़ाई। तो अब एक बात तो क्लियर है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। एक और चीज समझो कि जो एक इंसान के लिए डेवलपमेंट है वो शायद दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि वो उसके लिए खतरा हो। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि मान लो एक जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट ने डैम बनाया है। तो ये शहर के लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है, अब उन्हें बिजली और पानी दोनों टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। पर जो डैम के आसपास के आदिवासी है उनके लिए ये बहुत बुरा हुआ, क्योंकि अब उन्हें वहां से कहीं और जाना पड़ेगा। तो अगर तुम लोगों ने थोड़ा सा भी गौर किया होगा तो तुम्हें ये पता चल गया होगा कि डेवलपमेंट मेनली 2 चीजों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट मटेरियल थिंग्स, और दूसरा नॉन मटेरियल थिंग्स पे। मटेरियल थिंग्स में हम पैसे की बात करते हैं, क्योंकि पैसों से ही सब कुछ मिलता है इस दुनिया में। तो सब चाहते हैं कि उनके पास ढेर सारा कैश हो, और ये उनके लिए डेवलपमेंट है। और वैसे भी यारो, अब कौन नहीं चाहता उसकी सैलरी बढ़ती रहे और फिर वो उन पैसों से बढ़िया सी गाड़ी ले या कोई और चीज। अब नॉन मटेरियल थिंग्स की बात करते हैं, तो इसमें फ्रीडम, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी जैसी चीजें आती है। जैसे गर्ल्स चाहती हैं कि उन्हें बॉयज की तरह इक्वली ट्रीट किया जाए, तो वो उनके लिए डेवलपमेंट है। जैसे कोई नेता चाहता है, यार पैसा तो बहुत है लेकिन इज्जत नहीं है, जिस भी गली में जाता हूँ लोग घरों से बाहर आ आकर चप्पलें मारते हैं। तो नेता लोगों को इज्जत चाहिए, जो कि एक नॉन मटेरियल थिंग है। तो यार हम लोग कितने मतलबी है, सबको अपने अपने डेवलपमेंट की पड़ी है, कोई देश के बारे में सोच ही नहीं रहा। तो चलो अपने आप से थोड़ा सा उठकर अब हम देश और दुनिया की बात करेंगे। अब तुम्हें सुनने में आता रहता होगा कि यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। तो अब एक क्वेश्चन उठता है कि हम लोग कंट्रीज की डेवलपमेंट को कैसे कंपेयर करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है। तो इसका जवाब है, हम कंट्रीज की इनकम को कंपेयर करते हैं। यानी जो कंट्री ज्यादा पैसे कमाती है वो ज्यादा डेवलप्ड होती है, क्योंकि पैसों से ही तो सब कुछ मिलता है और एक इंसान की सारी जरूरतें पूरी होती हैं। तो इनकम डेवलपमेंट का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। एक कंट्री की इनकम उतनी होती है जितने पैसे उस कंट्री के सारे लोग मिलके कमाते हैं। पर हम कंट्रीज को उनकी इनकम से नहीं बल्कि एवरेज इनकम से कंपेयर करते हैं। यानी उस कंट्री का एक आदमी एक साल में कितने रुपए कमाता है। और एवरेज इनकम निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, कंट्री की टोटल इनकम को उस कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, और जो हमें मिलेगा इस एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। और जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $12,736 से ऊपर होती है इन्हें हम रिच कंट्रीज कहते हैं, और जिनकी $1,045 से कम होती है उन्हें हम पुअर कंट्रीज कहते हैं। और गेस करो इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है। हाँ, तो आंसर है इंडिया की पर कैपिटा इनकम है $1,570। ये 2013 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी। तो ऑलमोस्ट 90% रिच कंट्रीज ही डेवलप्ड कंट्रीज होती है। पर एवरेज इनकम की एक कमी भी होती है, वो डिस्पैरिटीज को हाइड कर देती है। यानी मान लो 2 कंट्रीज है, दोनों की पर कैपिटा इनकम है 5,000 रुपए। एक कंट्री में ऑलमोस्ट 99% लोग 4,000 से 6,000 के बीच कमाते हैं। तो यहाँ सोसाइटी में पैसे और रिसोर्सेज इक्वली बटे हुए हैं। और वहीं दूसरी कंट्री ये है जहाँ पे 90% लोग 500 रुपए से भी कम कमाते हैं और बाकी 10% लोग 50,000 से ज्यादा कमाते हैं। तो यहाँ इक्वालिटी कम है और अमीर लोग राज करते हैं। तो ये दोनों कंट्रीज की एवरेज इनकम सेम है, पर कंट्री 1 ज्यादा अच्छी है। और अब एक और चीज कि सिर्फ पैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं होते,
उस कंट्री में इक्वालिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी, हेल्थ और एजुकेशन जैसी चीजें भी होनी चाहिए। मान लो एक कंट्री में बहुत ज्यादा रेसिज्म है, या उधर गर्ल्स और बॉयज को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, या फिर मान लो कि वहाँ हर गली गली में आतंकवादी रहता है और वॉर जैसी सिचुएशन है, तो चाहे तुम्हें कितने ही पैसे क्यों ना मिल रहे हो, तुम उधर जाना और काम करना पसंद नहीं करोगे। और ये बात तो तुमने सुनी ही होगी, कई लोग यूएसए में 1 करोड़ के पैकेज को लात मार देते हैं और 60 लाख के इंडिया वाले पैकेज को गले लगा लेते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि यूएसए में बहुत रेसिज्म है। वो तुम्हें टीवी और मूवीज में नहीं दिखेगा, लेकिन जब तुम वहां पे जाओगे तो तुम्हें अपने आप फील हो जाएगा। प्लस हम अपनी फैमिली से भी दूर हो जाएंगे और न जाने कितने फैक्टर्स हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लोग दूसरी चीजों को भी देखते हैं। और इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज है जिनकी पर कैपिटा इनकम $12,736 से ज्यादा है, पर वहां सिक्योरिटी, फ्रीडम जैसी चीजें नहीं है, इसीलिए उनको डेवलप्ड नहीं कहा जाता। एग्जाम्पल के तौर पे तुम मिडिल ईस्ट कंट्रीज को ले लो। तो अब हम 3 स्टेट्स को कंपेयर करेंगे। ये 3 स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, बिहार और केरला। पता नहीं यार, जब मैं छोटा था तो ये सोचता था कि करेले को केरला में उगाते हैं, और इसी कारण मुझे सबसे बुरी स्टेट केरला लगती थी। तो चलो पता लगाते हैं कि इस डेवलपमेंट के कंपैरिजन में केरला की रैंक क्या आएगी। तो सबसे पहले हम इन स्टेट की पर कैपिटा इनकम देखते हैं। और याद रहे, जितना भी मैं अब डेटा बताऊंगा वो 2013 और 14 के आसपास का है। तो महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम है 1,17,091 रुपीज, वहीं केरला की है 1,03,820 रुपीज, और अपने बिहारी बाबू की है 31,199 रुपीज। और जैसा कि हम जानते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, आजकल डेवलपमेंट में हेल्थ और एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो अब हम बात करेंगे IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दिस इंडिकेट्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 100 लाइव बर्थ्स इन अ पर्टिकुलर ईयर। लेकिन अब हम पर 1000 लाइव बर्थ्स का कंपैरिजन करेंगे। तो 2013 में महाराष्ट्र में 24 बच्चे पैदा होने के 1 साल के अंदर मर गए, यानी अपना फर्स्ट बर्थडे केक भी नहीं काट पाए। केरला में 12 बच्चे 1000 में से पैदा होने के 1 साल के अंदर ही मर गए, और बिहार में ये आंकड़ा 42 पर पहुंच जाता है। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट की। महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट है 82%, केरला का 94% और बिहार का 62, यानी बिहार में सिर्फ 62% लोग ही पढ़ लिख सकते हैं। चलो अब हम इन जगह का नेट अटेंडेंस रेशो देखते हैं, यानी कि इन जगहों पर क्लास 8 के बाद कितने लोग स्कूल जाते हैं, या ये कह लो 14 से 15 की उम्र के कितने % बालक स्कूल जाते हैं। तो महाराष्ट्र में 64%, केरला में 78 और बिहार में 35% बच्चे स्कूल जाते हैं। तो इससे एक बात तो पता चल गई कि बिहार की तो ऐसी तैसी हो रखी है, और शायद यही कारण है कि बिहार में जो समझदार लोग हैं वो लोग बिहार छोड़कर कहीं और चले गए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम केरला से बहुत ज्यादा होने के बाद भी वहां के लोग बेसिक हेल्थ और एजुकेशन में पीछे रह गए। तो इसका मतलब है कि पैसा हर एक चीज नहीं खरीद सकता। अंबानी चाहे अपने लिए एक लैम्बोर्गिनी ही क्यों ना ले ले, पर उसे मुंबई के जामों में फंसना ही पड़ेगा। उसे अपनी गाड़ी मुंबई के गड्ढे वाले रास्तों पे ही चलानी पड़ेगी। हमारे देश का प्रधानमंत्री, जो इस देश का सबसे पावरफुल इंसान है, उसके पास कितनी ही पावर और पैसा क्यों ना हो, पर जब तक वो दिल्ली में है तब तक उसे वही पॉल्यूशन का सामना करना पड़ेगा जो एक आम इंसान करता है। तो इन जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पूरी कम्युनिटी को एक साथ आना पड़ेगा, और यही चीपेस्ट वे है, यानी सस्ता। मान लो तुम्हारे इलाके में बहुत सारी चोरियां होती है, तो तुम क्या करोगे? पूरी कॉलोनी मिलके 5-6 चौकीदार रखेगी, या हर घर अपने लिए एक पर्सनल चौकीदार रखेगा? तो इसीलिए अगर हम लोग मिलके एक गोल की तरफ काम करेंगे तो वो सस्ता भी होगा और इफेक्टिव भी होगा। चलो अब हम ये देखेंगे कि केरला में ऐसा क्या हुआ कि वहां इतनी लो पर कैपिटा इनकम होने के बावजूद भी उनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट महाराष्ट्र से अच्छा है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि वहां बहुत सारे क्लिनिक और हॉस्पिटल हैं, जिससे लोगों की हेल्थ अच्छी रहती है। सेकंड पॉइंट है कि वहां का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा है, यानी सबको अच्छा और क्वालिटी का खाना आसानी से मिल जाता है और कोई बीमारी नहीं होता। थर्ड पॉइंट है कि वहां हर जगह स्कूल है और लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं, और लोग जितना ज्यादा एजुकेटेड और अवेयर होते हैं उन्हें उतनी कम हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। तो अब हम बात करेंगे BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स की। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार 3-4 साल में एक बार क्वेश्चन आ जाता है। तो BMI का फॉर्मूला है एक बंदे के वेट को उसकी हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर दो। वेट kg में होना चाहिए और हाइट मीटर्स में। और अगर फिर आंसर 18.5 से कम आया तो इसका मतलब है वो कुपोषण का शिकार है।
और अगर 25 से ज्यादा आया तो समझ लेना गरीब लोगों का सारा खाना यही इंसान खा रहा है और देश में भुखमरी इसी इंसान के कारण हो रही है। और अगर 18.5 और 25 के बीच में है तो ये इंसान नॉर्मल है। चलो अब HDI रैंक्स देखते हैं, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक। ये बेसिकली रैंक्स होती है कंट्री की अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट, और ये बहुत सारी चीजों को देखते हैं जैसे पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन, हेल्थ, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह वगैरह। अरे हाँ, जरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी की डेफिनेशन जान लो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ होती है, यानी जब कोई इंसान पैदा होता है तो वो कितने साल जिएगा। अगर वो एक नॉर्मल इंसान की तरह रहेगा तो उस उम्र को लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। और इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 68 ईयर्स, यानी इस हिसाब से तुमने अपनी लाइफ ऑलमोस्ट 20 से 25% पूरी कर ली है। तो कमेंट करके बताना तुम्हें कैसा लग रहा है ये जान के कि तुम्हारी 25% लाइफ ओवर हो गई है। सर आपने तो आंखें खोल दी। अरे भाई रोना क्यों शुरू कर दिया? भाई लोग ब्राइट साइड तो देखो, 75% लाइफ अभी भी बची है और चैप्टर भी 15% बचा है। चलो चुप हो जाओ। शाबाश, चैप्टर पे ध्यान दो। इंडिया की HDI रैंक है 188 देशों में से, और श्रीलंका की है 73, जबकि श्रीलंका तो एक छोटा चुन्ना मुन्ना सा देश है, फिर भी वो इंडिया को हरा रहा है। तो मेनली वहां के लोग बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड और हेल्दी है, जिस कारण उनकी रैंक इंडिया से बहुत अच्छी है। तो अब चैप्टर के आखिरी पार्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। इसका यही मतलब है कि जितनी भी डेवलपमेंट हो उससे नेचर या हमारी एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वैसे तुम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच डिफरेंस तो जानते ही होगे। तो हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, स्पेशली क्रूड ऑयल। तो शायद कुछ 100 सालों में क्रूड ऑयल खत्म हो जाए और तुम्हारे परपोतों को शायद पता भी ना चले कि पेट्रोल पंप नाम की भी कोई जगह होती थी। तो मेन बात यही है कि हमें चीजों को यूज एक लिमिट में करना चाहिए। और मॉरल यही है कि तुम्हारी 25% लाइफ खत्म हो गई है तो जरा सोच समझ के स्ट्रीम लेना, क्योंकि वही तुम्हें पूरी जिंदगी करना पड़ेगा। और बिलीव मी, तुम कोई भी ऐसी चीज पूरी जिंदगी नहीं करना चाहोगे जो तुम्हें पसंद नहीं आती। तो दोस्तों या किसी और के चक्कर में कोई भी स्ट्रीम मत ले लेना। तुम्हें जो बनना है, तुम्हें जो करना है, उसी हिसाब से अपनी स्ट्रीम चूज करना। अगर तुम्हें एक्टर बनना है तो बनो, फुटबॉलर बनना है तो बनो, साइंटिस्ट बनना है तो बनो, गेमिंग करनी है तो करो।